वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आपका स्वागत है इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में। तो आज हम लोग आखिरी लेक्चर शुरू करने वाले हैं। कई बच्चे बीच बीच में बोल भी रहे हैं कि सर वन शॉट बना दीजिए। तो बच्चे वन शॉट से आपका फिर जो कॉन्सेप्ट है वो भी वन शॉट जैसा ही हो जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जो भी चीज पढ़े उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े। वन शॉट से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट जैसे थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट करिए और पूरे लेक्चर को वन बाय वन पूरा देखिए। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, जो आपको शायद ही किसी किताब में अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा और क्वेश्चंस उस पर पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग दो अबाउ प्रिंसिपल्स और आपने देखा होगा कि हम लोग ने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल को उस दिन छोड़ दिया था। आपने कहा अच्छी बात है, बोर्ड ब्यूरी रूल और अबाउ प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था। तो आज जहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है अपना हंट्स रूल। शॉर्ट में आप इसको हंट्स रूल कहते हैं। एफ हंट नाम था, फ्रेडरिक हंट नाम था इनका, साइंटिस्ट का। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आखिरी लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैं ऐसा आपसे अभी कह सकता हूं। आपने कहा ठीक है सर। ये क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल बी filled in the degenerated orbitals। बहुत ध्यान से देखिएगा। degenerated orbitals singly and then they will be pairing up। मतलब सर, मतलब भी बहुत आसान है, इसको आप बहुत सारे रूपों में लिखा हुआ देखेंगे, बट एक्चुअल जो कहानी है हंट्स रूल की वो यही है। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स? यही कहानी है, सिंगली एंड देन दे विल बी पेयरिंग अप। आपने कहा अच्छी बात है सर। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ऑर्बिटल की बात की, किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, जैसे ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4 यहां तक आता है। आउटर मोस्ट में देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा सर अच्छी बात। तो देखो 2s एक s एक अलग सबसेल है और p एक अलग सबसेल है। ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें? 3 है, px है, py है, pz है। आप पिछला लेक्चर देख के आए हैं तो आपको पता है कि इन ऑर्बिटल्स का नाम कैसे पड़ा, ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, क्वांटम नंबर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये रूल क्या कहता है सर कि पहले आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करिए सिंगली, अच्छा, और देन पेयरिंग करिए। आपने कहा ठीक है सर। आपने अभी अभी एक रूल पढ़ा है जिसका नाम था बोर्ड ब्यूरी रूल, जिसको N+L रूल भी कहा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले फिल होता है फिर हायर। अच्छा सर, अगर मान लीजिए ऐसा है तो ये तीनों तो समान एनर्जी लेवल पे हैं, px py pz। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपको डालना होगा। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। अभी जैसे मैंने p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल किया है, तो ये तीनों ऑर्बिटल को डीजेनरेटेड क्यों कहा जा रहा है? द ऑर्बिटल्स विच आर मेंटेन्ड एट सेम एनर्जी लेवल, ध्यान से सुनिए, द ऑर्बिटल्स विच आर मेंटेन्ड एट सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजेनरेटेड। यहाँ पे कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि अगर सेम एनर्जी लेवल पे है तो हम जनरेटेड कहेंगे। नहीं भैया, जनरेटेड ना कहो इसको, इसको आप कहोगे डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड मतलब समान एनर्जी लेवल पे मेंटेन होना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले इलेक्ट्रॉन इसी में 2 फिल हो जाए भैया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। और इन तीनों की एनर्जी क्या है? इन तीनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि ये तीनों समान एनर्जी लेवल पे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है
तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें फिल करेंगे, इसमें फिल करेंगे, तो इसमें भी तो करना होगा भाई, ये भी तो उसी एनर्जी लेवल पर, और इसमें भी करना होगा। जब तक मैक्सिमम स्पिन आपको ना मिल जाए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसी को कहते हैं, कि आपको मैक्सिमम पैरेलल स्पिन नहीं मिल जाता, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। अब हम देखो तीनों में एक एक भर चुके हैं, अब पेयरिंग करेंगे। किसी किसी किताब में इसी को ऐसे भी दे सकता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर और ऊपर, और फिर एक चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। अगर मानिए P5 फिल करना होगा तो आप ऐसे फिल करेंगे, P6 फिल करना होगा तो ऐसे फिल करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। डीजेनरेसी का भी एक अद्भुत कहानी है सर। अगर आपको याद हो, मान लीजिए दुनिया का कोई भी अदर एटम हो, तो इसका क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, मैंने आपको बताया था SsP SPS 1s, उसके बाद क्या हो जाता है 2s, उसके बाद क्या हो जाता है 2p, उसके बाद यहां पर मैं एक साइड में पहले आपको लिख के दिखा देता हूं, SsP SPS DPS 1 2 2 3 3 4 3 4 5 ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s 3p। आपने कहा ठीक है, 2s के बाद कौन आएगा 2p, 1s 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद कौन आ रहा है 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ पर देखिए 2s 2p के बाद 3s 3p, उसके बाद 4s एंड देन 3d। ये फॉर एवरी एटम है, फॉर एवरी एटम अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, बहुत ज्यादा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि 1s के बाद 2s है, 2s के बाद 2p है, मतलब देखिए 2s 2p समान एनर्जी लेवल पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2s से ज्यादा एनर्जी होती है 2p की। फिर आता है 3s, फिर 3p एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो तो ये कहानी बदल जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर 1s, उसके बाद 2s और 2p, ये जो तीन गोले बना रहा हूं मैं, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2p में कितने बक्से बनाते हो, तीन, उसी को मैं गोले से रिप्रेजेंट कराओ। तो देखो 1s अलग है, 2s और 2p समान एनर्जी लेवल पे है, 3s 3p और 3d समान एनर्जी लेवल पे है। ये 3p है, ये 3d है, ये 3s है। आपने कहा सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, सर ये सिर्फ है ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में इंट्रिंसिकली या ओरिजिनली सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता है। तो उसके हर एक लेवल पे डीजेनरेसी मेंटेन होती है। फर्स्ट लेवल पे डीजेनरेसी है, सेकेंड लेवल पे डीजेनरेसी है, पूरे थर्ड लेवल पे यानी 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, पूरे में डिजेनरेसी मेंटेन्ड है। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो आपको पता है वो आपस, न्यूक्लियस से तो इंटरेक्शन उनका होगा ही, साथ में वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, और एक कॉम्प्लेक्स फोर्स सिस्टम या एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो दुनिया के बाकी सारे एटम के लिए ये वाला डिजेनरेसी लेवल है, और हाइड्रोजन के लिए सिर्फ ये वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन में हर लेवल पे डिजेनरेसी मेंटेन होती है। एक बार फिर से जल्दी से, हंस रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फील्ड इन द डिजेनरेटेड ऑर्बिटल सिंगली एंड देन दे विल बी पेयरिंग अप। पहले वो सिंगली फिल होंगे, अपनी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम स्पिन को गेन करेंगे, देन दे विल स्टार्ट पेयरिंग अप। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर होती है डीजेनरेसी। अगर ऑर्बिटल समान एनर्जी लेवल पे मेंटेन्ड है तो उनको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, चाहे वो p में हो चाहे वो d में हो। और जब इसमें सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तभी आप पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फिल करना हो, बहुत ही आराम से देखिएगा, मान लीजिए कि हमें फिल करना हो D7, कैसे करें सर, D7 कैसे करें। तो अगर आपको आउटर मोस्ट में मिल गया D7, कोबाल्ट का शायद होता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए तो इसमें कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन वी विल बी पेयरिंग अप। पहले आपको मैक्सिमम, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल्स डिजेनरेटेड थे अपने आइसोलेटेड स्टेट में, इनकी डिजेनरेसी भंग भी होती है, लेकिन वो कैसे होती है, क्यों होती है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 के आखिरी चैप्टर में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां कहानी अलग हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्वेश्चन भी पूछूं आपसे कि what is the magnetic moment, what is the magnetic moment
ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, स्पिन ओनली व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO3+ आयन। अगर आपको याद है साइंस टीचर विनीता किरमानी मनफेको निकुंजन, तो आपको पता है कि फेको यानी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, फिर निकुंजन आप याद रखें इसको 28 एटॉमिक नंबर, 29 एंड 30। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, जब आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आप कैसे लिखते हो, मैं आर्गन 18 4s2 3d7 मैंने इनर्ट गैस के रूप में लिखना सिखाया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में आप जाइए और लेक्चर 1 से 4 तक देखने के बाद ही 11th की केमिस्ट्री को शुरू करें। उससे पहले अगर आप शुरू करते हैं आप स्वयं जिम्मेदार हैं समझ में ना आने के लिए। आपने कहा अच्छी बात है सर। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4s2 3d7 है, तो कोबाल्ट किस में जा रहा है सर, कोबाल्ट +3 में जा रहा है। तो पहले देखिए आर्गन 18 3d7 4s2, आपने थर्ड लेवल को पहले लिखा 4, ये तो एनर्जी के हिसाब से, लेकिन फाइनली आपको तो ऐसे लिखना होता है। आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद अगर आप CO3+ में जाते हैं तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भगेंगे, भग गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भगेगा, भग गया। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, फाइनली यू विल गेट 3d6। आपने निकाला 3d6, तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, खुद देखिए आप, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये दोनों तो जा चुके हैं। अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट का √n × n+2 BM। BM स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटॉन। नेल्स बोर को सम्मान देने के लिए इसका यूनिट लिखा गया, और मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है। 1 BM इज इक्वल टू EH/4πmc इसकी वैल्यू होती है। तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए इतना पूरा डेटा को हमने 1 BM माना और यहाँ पर लिख देते हैं। √n, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर वाले को नहीं गिनना है, आपको गिनना है 4 × 4 + 2, इसका मतलब √24 BM इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अगर मान लो CO2+ होता तो क्या होता, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन जाते, 3d7 जाता, फिर आप यहाँ पर इसको पेयरिंग करा देते, आपके पास सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते। ऐसे आप काम कर सकते हैं। 3d7 की जगह 3d6 था, 4 अनपेयर्ड मिले, 4 × 4 + 2 कितना हो जाएगा 24 BM। √24 BM विल बी द आंसर। आपने कहा सर अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक सा लग रहा है। EH/4πmc में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे वैल्यू को हम 1 बोर मैग्नेटॉन लिख देते हैं, अपना काम चल जाता है, काम चलने से मतलब है। आपने कहा अच्छी बात है। आखिरी रूल जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है उसको समझाने में मददगार है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज नॉट इंक्लूजन प्रिंसिपल, दिस इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब दोनों को अलग करने में बहुत ही काम में आता है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात, पढ़ा दो वो भी। तो देखिए जो 4th रूल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत अच्छी बात, इसको समझ लीजिए। पहले हमने आपको बताया था कि चारों क्वांटम नंबर्स आखिर करते क्या हैं। चारों क्वांटम नंबर्स मिल करके एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं इनसाइड एन एटम, कि एक 3 डायमेंशनल जो स्फेरिकल एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कितना है, ये सारी जानकारी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलती है विद हेल्प ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। पॉली ने यही कहा, उन्होंने कहा कि साहब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते हैं। क्या 3 सेम हो सकते हैं? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2 सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 1 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4 के 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। आप ही बताइए किसी 2 लोगों का, अलग अलग लोगों का सेम एड्रेस कैसे हो सकता है, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जिनका प्रॉपर्टीज अलग है, जिनके सारे गुण अलग है, स्पेसिफिकेशन अलग है, दोनों आदमी का सेम एड्रेस कैसे हो सकता है? तो जैसे ये क्वांटम नंबर अलग होगा तो एड्रेस अलग हो जाएगा। कैसे दिखाता हूं मैं, पहले इसका स्टेटमेंट सुनिए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट
no two electrons will have the same set of all फोर क्वांटम नंबर्स। आपने कहा कि ठीक है सर, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन सर अगर समान सब सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी दिखाता हूं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर ऑर्बिटल ले लो आप 3p, मैंने ले लिया, बहुत बढ़िया से ले लिया। अगर मैं 3p के सभी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मैं 3p6 ले रहा हूं। अब कोई भी डब्बा पकड़ लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, अच्छा सर इसी डब्बे को पकड़िए और इस इलेक्ट्रॉन को, ये लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको, और एक तरफ राइट वाले इलेक्ट्रॉन को ले लो। ले लिया मैंने। एन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 3, ये इसका भी 3, एन इसका भी क्या हो जाएगा? 3। अच्छा सर, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर पी के लिए क्या होता है याद होगा आपको? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन को बताता है, बेसिकली सिग्निफाई करता है। इसके लिए पी के लिए क्या हो जाएगा? केवल 1। अच्छा, आपको ये भी याद होगा -1 0 +1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, रेंज होता है इनका -l से l। तो इसका मतलब कि इस लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ml या m की वैल्यू कितनी? आपने कहा 0। अच्छी बात। इधर l की वैल्यू क्या? 1। ml की वैल्यू क्या? इसके लिए भी 0 भाई, क्योंकि उसी डब्बे में तो है। आपने कहा ठीक है। लेकिन अब आइए स्पिन क्वांटम नंबर, इसका जो अपवर्ड या क्लॉकवाइज जा रहा है उसके लिए +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या नीचे जा रहा है उसके लिए -½ तो बदला कि नहीं बदला भाई? 1 2 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। क्या लिखा है इसने? द नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट देखो पहला रूल जो था अपना, अभी ध्यान से, पहला रूल जो था जिसका नाम था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसने किसको सपोर्ट किया? तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने सपोर्ट किया किनको? उन्होंने बोर्ड-ब्यूरी रूल को सपोर्ट किया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इफ द ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड मींस इफ दे आर मेंटेन्ड एट द सेम एनर्जी लेवल, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड सिंगली, देन द पेयरिंग विल स्टार्ट। है ना? आपने कहा अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, बढ़िया बात है। एफ ऑर्बिटल के केस में सेम है, 7 बक्से होते हैं, सातों में सिंगली फिल होगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो बोर्ड-ब्यूरी रूल भी तो ये कहता है कि आपके जो लोअर एनर्जी लेवल है वो पहले फिल होंगे और हायर एनर्जी लेवल बाद में फिल होंगे। तो चूंकि सारे समान लेवल पे हैं एनर्जी के मामले में, तो पहले सब में जाना चाहिए भाई। तो बोर्ड-ब्यूरी रूल को वो सपोर्ट किया। और इन्होंने किसको सपोर्ट किया? जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसने कहा कि सर अगर आप ऐसा कहते हो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फिक्स है तो नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम एड्रेस। चारों चीज सेम नहीं हो सकता। जैसे जिला का नाम सेम हो सकता है, पंचायत सेम हो सकता है, गांव सेम हो सकता है, मकान संख्या सेम नहीं हो सकती सर। मकान संख्या भी सेम हो गई तब तो आप सेम ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। इसका मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव the same set of all 4 quantum numbers. This concept was given by Pauli and this is known as Pauli's exclusion principle. By the help of these 4 rules, namely we can say that one is Aufbau's principle, another is, आपने कहा बोर्ड-ब्यूरी रूल, अनदर इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले मैक्सिमम आपको स्पिन दिखाना होगा, देन ही पेयरिंग हो पाएगी। और लास्ट में है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बाय द हेल्प ऑफ दीज 4 रूल्स वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, मीन्स वी कैन adjust the electrons in the respective shell, subshell and orbitals.